नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती से इकाई पहली वहाँ से अध्याय 7 डॉक्टर का अपहरण यह लेकर आई हूँ। इसे डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने लिखा हुआ है। आज हम इसकी सरल व्याख्या देखेंगे। इनका परिचय अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले कि इनका जन्म 9 मार्च 1938 को हुआ और इनकी मृत्यु जो है 14 नवंबर 2013 को इंदिरापुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुई। परिचय: हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। उनकी रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली है। यानी बच्चों को उनकी जो कविताएं हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो कहानियां वो बहुत भाती है ना। प्रमुख कृतियां हैं: खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश में चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तश्तरियाँ, गिरना, स्काईलैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि वैज्ञानिक बाल उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। अब इस गद्य से संबंधित है विज्ञान कथा। ये जो कथा हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कहानी हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये विज्ञान कथा है। जीवनी की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होता है ना। किसी भी चीज़ का, जीवनी का जो है एक प्रवाही वर्णन, धारा प्रवाह जो वर्णन होता है वह क्या होता है? कहानी होता है। डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है। इसके अंदर साइंस के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती हुई संख्या, फैलते हुए प्रदूषण, बढ़ती हुई बीमारियां और जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक किया है। अब हम इसके व्याख्या को देख लेते हैं। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। कुछ महीने पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा। यानी डॉक्टर जो है वो अचानक से लापता हो गए, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बजी, है ना। उनके घर पे किसी ने बेल बजाई। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज होता है, जब कोई मरीज सीरियस होता है तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता है। अगर किसी को उन्हें घर में बुलाकर ले जाना हो तो वह भी आकर उन्हें जगा देता है। रात बेरात भी डॉक्टर को जगाने के लिए आते रहते हैं। उनकी पत्नी को पता था। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, है ना। अपनी सबसे बड़ी ड्यूटी, अपना सबसे बड़ा कर्तव्य वो समझते थे। इसलिए वो इसका बुरा न मानते, बल्कि सहर्ष चले जाते, चाहे रात हो चाहे बेरात हो। कोई उन्हें फीस दे या न दे उसकी भी चिंता नहीं करते थे, है ना। उस रात भी वो उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। उन्होंने कपड़े भी नहीं बदले, वही नाइट गाउन में ही चले गए। आमतौर से होता यह था कि वो 1-2 घंटे में लौट आते थे। फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, या फिर कभी कभी अगर देर हो जाए तो सवेरे तक आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय में पहुंचने की आदत जो थी, क्योंकि वहाँ वो नौकरी करते थे, जॉब करते थे, वहाँ वो समय पर पहुंच जाते थे। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हो गई कि भाई इतनी देर हो गई, क्यों नहीं आए। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर हो गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले गए हों। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। तब उनकी जो चिंता है, हैरानी यानी चिंता बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फ़ोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ पता ही नहीं पड़ा कि वो कहाँ गए थे। कुछ देर के लिए वो यह मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गाँव में गए और किसी कारण से जल्दी वापस ना आ पाए हो। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण यानी चिंता का कारण बन गया। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेजे गए। वायरलेस यानी जो अपने पुलिस जो थे उनकी गाड़ी में जो वायरलेस संदेश के लिए जो मशीन लगी हुई थी उससे संदेश भेजे गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गई, उन्हें लेने के लिए कोई गाड़ी आई थी। क्योंकि उसने, भले वो नींद में जरूर थी, लेकिन उसने ये ध्यान दिया था कि कोई गाड़ी उन्हें लेने के लिए आई थी, जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी के साथ जाहिर है कि डॉक्टर साहब जो है किसी के साथ में ट्रक या बस में गए हैं, क्योंकि बड़े बड़े पहिए थे। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी प्राप्त न हो सकी। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो तुरंत सूचना दे दी जाए, इन्हें बता दिया जाए। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। अब 1 दिन 2 दिन की बात नहीं, यहाँ तो कई दिन बीत गए, बहुत दिन हो गए, फिर भी डॉक्टर भटनागर की कोई सूचना नहीं मिली, कोई खबर नहीं मिली। चूंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी नहीं था, यानी कोई दुश्मन भी नहीं था, इसलिए शंका करना या उसके ऊपर डाउट करना व्यर्थ था, कि फालतू की बात थी कि उनकी हत्या कर दी होगी। पुलिस अब केवल 2 ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज करने के लिए ले गया हो, है ना। क्योंकि डाकू को अगर किसी प्रकार का कोई घाव हो जाता है तो उसे कोई हॉस्पिटल में जो है एडमिट नहीं करता, और फिर ऐसे समय में डॉक्टर को पकड़कर वो लोग ले जाते हैं और वहाँ पे इलाज करवाते हैं। इसलिए पुलिस को लगा ऐसा कुछ हुआ होगा। पर दिन बीतते गए, डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई
जानकारी नहीं मिली। इस तरह का ही समय बीत गया है ना। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। वो बड़े रहस्यात्मक ढंग से गायब हो गए थे, है ना, इसलिए लोग डर गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया, क्योंकि कहीं लोग डर नहीं जाए कि भाई इस तरीके से लोग गायब हो रहे वगैरह, फिर मुश्किल हो जाती है पुलिस को संभालने में। इसलिए धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज वह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो, यानी राह देख रही हो, है ना। कई महीनों बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी ही गाड़ियों के पहियों के निशान देखे। एक दिन उनको बहुत महीनों के बाद वैसे ही निशान देखे। उन्हें लगा कि डॉक्टर साहब शायद आए थे, लेकिन कहाँ है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, किंतु उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज लगाना कठिन था। हाँ, एक सीडी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी, यानी वहाँ गाड़ी जरूर आई थी, क्योंकि वो सीडी वहाँ पर पड़ी हुई मिली थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीडी बजते ही सब लोग हतप्रभ रह गए, क्योंकि उसमें डॉक्टर भटनागर जो है वो बोल रहे थे, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे। अब डॉक्टर भटनागर जो है उसमें बोलने लगे जब कि तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर में एक अन्य सौरमंडल के ग्रह पर हूँ। सौरमंडल जो होता है उसमें अलग अलग ग्रह होते हैं। जैसे धरती भी हमारा एक ग्रह है ना, पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो वैसे वो अन्य ग्रह पर थे। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे जैसे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य है ना, कई सूर्य, कई चंद्र है, कई तरह के और ग्रह है, और सभी के अपने अपने ग्रह होते हैं। जैसे पृथ्वी के अपने ग्रह है, वैसे ही चंद्र के अपने ग्रह है, वैसे ही सूर्य के भी अपने ग्रह है। ऐसे कई तरीके के ग्रह जो है इस ब्रह्मांड में है। ठीक है, मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम यानी यह धोखा मेरा जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही है, यानी पृथ्वी है और पृथ्वी पर सिर्फ हम लोग रहते हैं। सिर्फ ये मेरा जो है धोखा है, मुझे ये भ्रम था, ये मेरा जाता रहा। मुझे ये पता पड़ा कि हमारे अलावा भी कोई दूसरी दुनिया भी होती है जहाँ भी लोग रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे, यानी पृथ्वी के लोगों को समझ में आएगा कि हमारे अलावा भी कोई और है, इस बात के बारे में वो सोचेंगे। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाँ, तो पहले सुनो यह कहानी कि मैं कैसे आया। तो अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठी कर ली थी। गुप्त रीति से यानी बिल्कुल गुपचुप तरीके से, है ना। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे, क्योंकि इनको अमेरिका में जो सम्मान प्राप्त हुआ था ज्ञान के बारे में, विज्ञान के बारे में, तो उसके बारे में उन्होंने सोचा कि इनका अपहरण किया जाए। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया, है ना। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर मैं चौंक पड़ा, क्योंकि वो गाड़ी जो थी कुछ विचित्र तरह की थी। इसके पहले भी मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों के मजबूत वाहनों में मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। वह एक प्रकार का यान था, है ना। यान तेजी से घूमकर सूं सूं की आवाज़ करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था, और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था जिस ग्रह पर वो अभी थे। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया। उस ग्रह पर जाने के बाद उन्हें प्लास्टिक का ड्रेस पहना दिया गया। जैसे अभी हम देख रहे हैं कोरोना वायरस फैल गया, डॉक्टर लोग जो है किस तरीके से प्लास्टिक के कपड़े पहन के घूम रहे हैं ना, पूरा ऊपर से नीचे तक ढक लेते हैं, उस तरीके का, ताकि मैं ग्रह के वातावरण में अनुकूल रह सकूँ। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए अनुकूल यानी उसके अनुसार रह सकूँ, है ना। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई। अब उस डॉक्टर को वहाँ जाके बहुत समय हो गया, लोगों को विश्वास हो गया कि अब ये भाग कर नहीं जाएंगे, तब उन्हें ये परमिशन दी गई कि तुम जो है अपना संदेश जो है अपनी तरफ से रिकॉर्ड करके अपने घर वालों के लिए संदेश यानी मैसेज भेज सकते हो। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत साइंस में आगे बढ़ गए हैं ना। इनके पास ऐसे यान है कि ये सौर मंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते रहते हैं, एक सौर मंडल से दूसरे सौर मंडल तक जाते आते रहते हैं ना। तो यहाँ भी लोगों के रहने के लिए घर बना रखे हैं, जैसे हमारे यहाँ घर है वैसे वहाँ भी घर है, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियाँ यानी छोटी छोटी जो कॉलोनीज़ हैं वो हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न अलग तरह के हैं। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, इन्हें साइंटिफिक इनके रूल्स हैं, ना। इन्हें कई सौरमंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है, जैसे हमें जानकारी अन्य ग्रहों के बारे में वैसे इन्हें है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले ये जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं, मेडिकल के क्षेत्र में ये लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा पर पहुँच
चुका है, यानी साइंस तो पहुंच चुका है परम सीमा पर, लेकिन फिर भी मेडिकल जो है उसमें पिछड़े हुए। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं, है ना, मशीन के समान कार्य करते हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया, क्योंकि जब मशीन ही काम करने लग गई तो मनुष्य का कुछ महत्व ही नहीं रह गया, उसको कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं रहा, क्योंकि सब काम जो है अपने आप होते चले जा रहे, आदमी का कुछ काम नहीं है। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम हो गए हैं ना। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं, यानी वे मशीन जैसा मशीन काम करवाती है वैसा ये करते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना कि जैसे मशीनें भी जो होती है वो आखिर बनाई हुई तो रहती है, मनुष्य की बुद्धि नहीं है ना। मनुष्य की बुद्धि ने जब सोच लिया, उस सोच का जो आकार है वो मशीनें है ना, सोच के आकार को मशीन का रूप दिया गया। तो आखिर मशीन जो है वो मनुष्य के ही दिमाग की अगर उपज है तो वो कहीं ना कहीं जो है आदमी ही चलाएगा, मशीन अपने आप तो चलेगी नहीं। इसलिए जो है मशीनों के गुलाम वो लोग हो गए हैं, आदमी हो गए। दूसरे और यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है, उनके शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है, यानी वहाँ पर एक तरह की बीमारी फैल गई। इस रोग का इलाज इन्हें अभी तक मालूम नहीं हो सका है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही है जो इन्हें नाकारा बनाए हुए। लेकिन जो डॉक्टर बोल रहे हैं कि यहाँ की मशीनें ही है जिसके कारण जो लोग बैठे बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं रहता, इसलिए बैठे बैठे उनका शरीर जो है बिल्कुल नाकारा हुए जा रहा है ना, बिना नाकारा यानी बिन काम का हुए जा रहा है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए, यानी ऐसी कोई आइडिया सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ और आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है, हम भी साइंस के पीछे भागते चले जा रहे हैं, साइंस आगे जाता चला जा रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे फैक्ट्रीज बढ़ रही है, जैसे जैसे व्यापार बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे क्या है, मशीनों की संख्याएं फैक्ट्रीज में बढ़ती चली जा रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण जो है वो दूषित हो रहा है, पूरा जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या हो रहा है, दूषित होता जा रहा है, पॉल्यूटेड होता जा रहा है ना। उसके बारे में अभी वे कह रहे हैं कि जारी रहा, अगर यही इसी तरीके से दूषित होना जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे दिन आने में देर नहीं लगेगी जब मनुष्य जो है सड़ने लग जाएगा। और देखिए ये कथा कब की लिखी हुई है और आज हम इस चीज़ को देख ही रहे हैं कि साइंस जितना आगे बढ़ता जा रहा है उतना ही मनुष्य के लिए कहीं ना कहीं खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आज हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, किस बदौलत हम लड़ रहे हैं, किस लिए हम कोरोना वायरस से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि साइंस जो है आगे बढ़ता जा रहा है। जो पशु पक्षी हैं उनके ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं और उनका ये सब परिणाम है जो आज हम भुगत रहे हैं। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है, यानी वो हमें हमारा फ्यूचर दिखा रहे हैं कि देखो यहाँ भी कुछ हो सकता है, अभी भी तुम संभल जाओ। इस ग्रह के लोग जब भी इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। अब ये जो जिस ग्रह पर अब डॉक्टर पहुंचे हैं वो बोल रहे हैं कि इस ग्रह पर भी जो है लोगों को ऐसी परेशानी आ चुकी है जो आज हम जो है धरती पर देख रहे हैं, पृथ्वी पर देख रहे हैं, परंतु इन लोगों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और अब स्थिति है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया जाए तो शायद यहाँ इंसानों का नामो निशान ही मिट जाएगा। यानी एक इस तरीके की परिस्थिति वहाँ पर बन गई है कि अगर अभी ध्यान नहीं दिया जाए तो मनुष्य जो है सड़ने लगा है, मनुष्य का अंत पास में आ गया, शायद उसका नामो निशान ही मिट जाएगा। मनुष्य इस धरती पर, इस संसार में रहेगा ही नहीं। बस यहाँ होंगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें, यानी फैक्ट्री में काम करने वाली बड़ी बड़ी दैत्याकार मशीनें, यानी बड़ी बड़ी मशीनें है ना, और चिमनियाँ यानी जिसमें से कारखानों का धुआं निकलता है वो। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वो चिकित्सा के क्षेत्र में इतना पीछे कैसे रह गया है, यानी मेडिकल के क्षेत्र में इतना पीछे कैसे रहा। तो इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत ही मजबूत होता है ना। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी हुई होती है, लोगों की चमड़ी ही प्लास्टिक की जैसी होती है, इस पर हवा, पानी, मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य है चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त होती जाती है, सख्त यानी कठोर होती जाती है, कड़क होती जाती है ना। यह सब यहाँ की जलवायु का परिणाम है, यानी कि यहाँ की जो हवा है उसका परिणाम है, यहाँ का जो वातावरण है उसका वो परिणाम है। ठीक है, यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पे उनके ऊपर जो है जलवायु का, वातावरण का कोई प्रभाव ही उनकी स्किन के ऊपर नहीं पड़ता, इसलिए वो बीमारी नहीं पड़ते। तो फिर उनको चिकित्सा की जरूरत क्यों पड़ेगी? और जब किसी चीज़ की जरूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है, यानी जिस चीज़ की जरूरत ही नहीं उसके बारे में क्यों सोचेंगे। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए, किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है, अब ये लोग है मुश्किल में फंस गए हैं। वैसे सड़न रोग का अध्ययन कर लिया गया, मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया, डॉक्टर बोल रहे हैं कि अब मैंने इसका अध्ययन तो कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी अध्ययन कर लिया कि कैसे बनी हुई, किस तरीके से इसका इलाज किया जा सकता है। किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ
लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि पृथ्वी का जो वातावरण है वो अलग है और यहाँ का वातावरण अलग है। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाई बनाना है। अब वो बोल रहे हैं कि यहाँ के लिए जो मुझे मेडिसिन बनाना है, अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाई तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है, क्योंकि लोगों के जो अंग सड़ रहे हैं उनको काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग प्रत्यारोपित किया जाए, दूसरा अंग लगाया जाए, है ना, दूसरा शरीर का भाग लगा दिया जाए। इसके लिए भी मैं दवाई तथा आवश्यक जो सामान है वो बनवा रहा हूँ। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है, मैं अकेले इस काम को नहीं कर सकता। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचाने का रास्ता बता सकूँ। यानी मैं इनको अगर एक इस चीज़ से निकलने का उपाय बता दूँ तो ये लोग मुझे छोड़ सकते हैं। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों डॉक्टरों को लाया जाए। यानी सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ और लोगों का भी अपहरण होने वाला है। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि वे लोग स्वयं ही सारी बातें सीख ले और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु उसके लिए ये भी तैयार नहीं है। डॉक्टर बोलते हैं, मैंने उनसे बोला कि नहीं, आप अभी और किसी और का अपहरण मत कीजिए, बल्कि आप ही लोग ये सब चीज़ें चिकित्सा का सीख लीजिए, जिससे कि आप खुद ही आपस में अपना इलाज कर सकते हैं। लेकिन ये लोग अभी उसके लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। और इसीलिए बोले कि ये बातें एकदम सीक्रेट रखी जा रही है कि कितनों का अपहरण कर लिया जाएगा, कितनों को यहाँ से पकड़ कर लेकर जाया जाएगा, उनका किडनैप कर लिया। अपहरण यानी किडनैप, हाँ, जो भी हो। अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। यानी वो बोल रहे हैं, अगर मैं सही सलामत यानी अच्छे से मैं वापस आना चाहूँ तो इनकी इच्छा होगी तभी मैं आ सकूँगा। इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक ना होगा। इसलिए इनका विरोध करना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं होगा। इनको कुछ बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूँगा। अब ये बोल रहे हैं डॉक्टर कि मुझे पता नहीं है कि मैं कब तक आ सकूँगा। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग वहाँ घबरा रहे होंगे। तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं, मैं यहाँ एकदम से अच्छे से हूँ। फिलहाल बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय विदेश यात्रा हो रहा हूँ। डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप लोग ये समझ लो कि मैं कहीं विदेश में घूमने के लिए गया हूँ, विदेश की यात्रा पर गया हूँ, तो जिससे कि आपको मेरे लिए चिंतित ना होना पड़ेगा, है ना, मेरे लिए कोई चिंता नहीं होगी। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए गए संदेश को सुनकर सभी चकित हो गए, यानी आश्चर्यचकित हो गए। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, कितना बड़ा रहस्य उद्घाटन भी हुआ था, यानी कितने बड़े रहस्य पे से पर्दा हट गया था, है ना, आज के लिए और भविष्य के लिए भी। यानी यहाँ पर लेखक कहना चाह रहा है कि आज के लिए भी और भविष्य के लिए भी कितना बड़ा जो है रहस्य पे से पर्दा उठा था। और वो रहस्य ये था कि जैसा उस ग्रह पे हो रहा है वैसा कभी हमारे साथ हमारे पृथ्वी ग्रह पे भी हो सकता है। तो हम क्यों ना आज से ही सतर्क हो जाए और ऐसी सारी चीज़ें करना ही बंद कर दे, जिससे कि वातावरण, जलवायु, हमारे प्रकृति ने दी हुई सारी चीज़ों को हम नष्ट करना बंद कर दे, उनके ऊपर कोई बुरा प्रभाव, विपरीत प्रभाव डालना हम बंद कर दे और साइंस को इस दिशा में लेके जाए कि वो लोगों के लिए घातक ही बन जाए। ये यहाँ पर हमें ये डॉक्टर के माध्यम से बताया गया है। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर का अपहरण यह कथा या कहानी जो है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इसमें अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए। दूसरे विद्यार्थियों का भी अध्ययन करने का उनको भी मौका दीजिए, उनको भी जो है रेडी मटेरियल मिल जाए। और बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि ऑनलाइन पर उनका जो कोर्स है वो डला हुआ है और वो उसमें से पढ़ाई कर सकते हैं। तो क्योंकि अभी स्कूलें नहीं खुल रही हैं, स्कूलें बंद है और सब दूर ऑनलाइन स्टडीज़ ही चल रही हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको शेयर करते हैं तो दूसरे बच्चे भी इससे आसानी से पढ़ सकते हैं, उनकी मदद आप कर सकते हैं। और ये तो आपका परम कर्तव्य बनता है विद्यार्थियों कि आप एक दूसरे की मदद करें, है ना। जैसे हम टीचर्स लोग आपकी मदद का सोच रहे हैं कि विद्यार्थियों को कोई परेशानी नहीं हो, कोई मुश्किल नहीं हो, आपकी मदद करने के लिए हम लोग ये वीडियोज़ डाल रहे हैं, तो आप भी अपने साथियों की मदद करने के बारे में सोचें, उनका हेल्प करने के बारे में सोचें। जितने अच्छाई करते हैं, अच्छाइयों से अच्छाइयाँ बढ़ती है ना। हम अपने मित्रों का, अपने दोस्तों का भला करेंगे, अपनी सहेलियों का भला करेंगे, कल यही सारी भलाइयाँ आपके काम में आने वाली। आज दुनिया में समय ही ऐसा चल रहा है कि एक दूसरे को संभाल कर ले लो, एक दूसरे को संभाल लो तो जीवन जो है संवर जाए। इसलिए अपने घर में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सभी के साथ में जो है अच्छा व्यवहार कीजिए। धन्यवाद मित्रों, नमस्ते।